हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इसमें एंशियंट हिस्ट्री का स्टोन एज वाला पार्ट को आज कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड को हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। एंड ये डिपेंडेंट, जो पैलियोलिथिक पीरियड में पीपल्स थे वो डिपेंडेंट थे स्टोन के ऊपर, मतलब स्टोन के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे। वो हंटिंग करते थे एंड गैदर। ठीक है, तो वो जो हंटिंग करते थे पैलियोलिथिक पीरियड में, वो विद द हेल्प ऑफ स्टोन करते थे। ठीक है, स्टोन की हेल्प से वो जानवरों को मारते थे और इकट्ठा करते थे। इसी वजह से उनको हंटर एंड गैदरर भी बोला जाता था। पैलियोलिथिक पीरियड वाले पीपल्स को हंटर एंड गैदरर बोला जाता था। एक नोट है कि प्री हिस्टोरिक किसे बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसको बोलते हैं, एंड हिस्टोरिक पीरियड किसको बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं। जहाँ पर हमको कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला है उसको हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक। ठीक है, जहाँ हमको रिटन एविडेंस नहीं मिला है उसको बोलेंगे हम प्री हिस्टोरिक। जहाँ पे हमको एविडेंस मिला है स्क्रिप्ट का पर हम उसको पढ़ नहीं पाए, डेसिफर्ड नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, और हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है जहाँ पे हमको रिटन डिस्क्रिप्शंस मिले हैं बहुत सारे। ठीक है, जहाँ पे हमको रिटन डिस्क्रिप्शंस मिले हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। जहाँ पे हमको एविडेंस तो मिला है स्क्रिप्ट का लेकिन हम उसे डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं उसको हम बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक। और जहाँ पे रिटन एविडेंस ही नहीं है उसको बोलेंगे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हम पीरियड बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, कोई पूछ ले व्हाट इज द पीरियड, नेम द पीरियड बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड, तो वो कौन सा पीरियड है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, फिर है कि जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो डिवाइडेड है इनटू थ्री एज में डिवाइडेड है, लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो हम यहाँ पे लोअर वाले को पढ़ते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या दे रखा है, तो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो पीपल थे वो हंटर एंड गैदरर थे, फूड गैदरर थे, हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, और जो वो टूल्स बनाते थे, ठीक है, तो वो लाइम स्टोन का यूज़ करते थे टूल्स बनाने में। अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट इज बोरी। तो अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट क्या है हमारी, बोरी। कहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। तो कोई पूछ ले कि अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट कौन सी है, तो क्या बताओगे, बोरी, महाराष्ट्र। और यहाँ पे जो टूल्स यूज़ होते थे लोअर पैलियोलिथिक में वो यूज़ होते थे एक्स, चॉपर, क्लीवर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। ठीक है, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, ये सारी चीज़ यूज़ होती थी। इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है हमारी लोअर पैलियोलिथिक एज की वो है हमारे भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और इसको जो ये भीमबेटका साइट है इसको डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023। तो याद रखना ये बात। हमारी जो इम्पोर्टेंट प्लेस है लोअर पैलियोलिथिक एज की, जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट साइट है वो भीमबेटका को कह सकती। हालांकि भीमबेटका हर एक साइट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है। ठीक है, तो हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि जो भीमबेटका है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस मानी है। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। दे आर द हैबिटेशन साइट इंक्लूडिंग केव्स एंड रॉक शेल्टर। भीमबेटका इंक्लूड्स करती है केव्स को भी,
रॉक शेल्टर्स को भी। ठीक है, ये एक हैबिटेशन साइट है जो इंक्लूड करती है केव्स को भी और रॉक शेल्टर्स को भी। और भीमबेटका को डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023। अब हम आ जाते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज पे। मिडिल पैलियोलिथिक एज में द टूल वर स्मॉलर, लाइटर एंड थिनर। अब देखो, हम लोअर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स बना रहे थे सॉरी, वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े थे। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आते गए मिडिल पैलियोलिथिक एज में। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स बनने लगे वो छोटे बनने लगे, स्मॉलर, और हैवी नहीं बने। वो पहले हैवी होते थे लोअर पैलियोलिथिक एज में, अब उनका जो वेट था वो लाइटर होने लगा और वो बहुत ज़्यादा पतले होने लगे। जैसे ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड है ना, पॉइंटर्स होते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक एज को हम फ्लेक कल्चर भी बोलते हैं, फ्लेक भी बोलते हैं। और वैसे ये जो लिखा है कि फलक कल्चर, हिंदी में फलक कल्चर। ठीक है, फ्लेक कल्चर। फ्लेक कल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लेड टाइप टूल्स यूज़ होने लगे थे, है ना, बहुत पतले पतले। इम्पॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन मिडिल पैलियोलिथिक एज की इम्पॉर्टेंट साइट्स हो गई बेलन वैली यूपी में, लूनी वैली राजस्थान में। ठीक है, ये याद रखना। फिर आ जाते हैं हम अपर पैलियोलिथिक एज में। तो अपर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था? इमर्जेंस हुआ था होमोसैपियंस का। मतलब यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते होमोसैपियंस आ गए थे। ठीक है, जो मिडिल और लोअर पैलियोलिथिक एज में थे वहाँ पे जो पीपल थे ना, उनको हम अभी होमोसैपियंस नहीं बोल सकते थे, लेकिन धीरे धीरे अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते जो ह्यूमंस हैं, जो पीपल्स हैं, उनको हम क्या बोलने लगे? होमोसैपियंस। वो एक कम्प्लीटली मतलब जैसे ह्यूमन है हम इस टाइम है, वो ऐसे डेवलप्ड होने लगे थे अपर पैलियोलिथिक एज तक। तो होमोसैपियंस का इमर्जेंस कब हुआ था? अपर पैलियोलिथिक एज में। फिर आता है लोट ऑफ बोन्स टूल। अब अपर पैलियोलिथिक एज में आते आते स्टोन के तो टूल्स बन ही रहे थे। ठीक है, अब साथ साथ में बोन्स टूल्स भी आने लगे। तो बोन्स टूल्स कब आए? अपर पैलियोलिथिक एज में। जैसे निडल्स, ब्लेड, हार्पून, फिशिंग टूल आने लगे। ठीक है, ब्यूराइन टूल, तो ये सारे टूल्स आने लगे। अब हमने देखा जो भीमबेटका है उसे हमने अपर पैलियोलिथिक एज में भी पढ़ा। तो भीमबेटका जो साइट है वो हर एज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, लेकिन जो कंसीडर करा जाता है कि जो पेंटिंग है, भीमबेटका पेंटिंग्स है, वो बिलोंग करती हैं अपर पैलियोलिथिक एज को। ठीक है, जो भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं वो अपर पैलियोलिथिक एज को बिलोंग करती हैं। ये हो गया। फिर आ जाते हैं हम मेसोलिथिक पीरियड पे। मेसोलिथिक पीरियड को हम मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, अब मेसोलिथिक पीरियड में जब हम एंटर हुए तो हमारा क्लाइमेट चेंज होने लगा। ठीक है, हम प्लीस्टोसीन पीरियड से होलोसीन पीरियड में कन्वर्ट होने लगे। इसका मतलब हम आइस एज से अब एक वार्मर क्लाइमेट की तरफ बढ़ने लगे थे। ठीक है, तो क्लाइमेट बिकम वार्मर एंड मोर ह्यूमिड। अब क्लाइमेट अगर ह्यूमिड होने लगा तो इसका मतलब रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगी, और रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगी मतलब फ्लोरा एंड फोना भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा मेसोलिथिक पीरियड से, मिडिल स्टोन पीरियड से। इसमें क्या हुआ था? अचानक से धीरे धीरे क्या हुआ था? हमारा जो आइस एज था वो वार्मर क्लाइमेट में चेंज होने लगा। वार्मर क्लाइमेट प्लस ह्यूमिडिटी भी होने लगी। ठीक है, जिसकी वजह से रेनफॉल हमारी इंक्रीज़ हुई और फ्लोरा एंड फोना भी इंक्रीज़ होने लगी। फिर आता है हमारा, हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, है ना, हमने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। एंड प्लांट वर सीन एंड
प्लांट वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हमने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था और प्लांट्स को भी स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड कौन था? डॉग। ठीक है, इसको आराम से समझो कि जो हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट है वो हमने स्टार्ट कर दिया था मेसोलिथिक पीरियड में फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो कोई पूछे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट कब स्टार्ट हुआ है, तो बोल देना मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ है। और फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था मेसोलिथिक में वो था हमारा डॉग। डॉग पालतू डॉग नहीं था, वो था वाइल्ड डॉग। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन डोमेस्टिकेटेड। और जो कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो थे उस टाइम पे शीप एंड गॉट। ठीक है, फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड डॉग, और जो कॉमन एनिमल्स थे वो थे शीप और गॉट। फिर आते हैं हम, ठीक है, अब ये मत सोचना कि अब तो वार्मर हो गया क्लाइमेट तो इसका मतलब है वो हंटिंग छोड़ देंगे, नहीं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कंटिन्यू थी। ठीक है, डोमेस्टिकेशन के साथ साथ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग भी कंटिन्यू कर रखी थी। फिर आता है हमारा जो टूल यूज़ कर रहे थे ना हम मेसोलिथिक, जो हम टूल यूज़ कर रहे थे मेसोलिथिक में वो हम माइक्रोलिथ स्टोन टूल यूज़ करने लगे थे। ठीक है, तो मेसोलिथिक में जो हम स्टोन टूल यूज़ कर रहे थे उसका नाम क्या था? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटे छोटे यूज़ करने लगे थे हम। ठीक है, जैसे सिकल हो गया, हरपून हो गया, स्पेयर हेड हो गया, मतलब ऐसे समझ लो जैसे हमने पीछे लगा दिया वुड है ये, हमने पीछे वुड लगा दिया और आगे ऐसे करके पतला सा फ्लेक लगा दिया, फ्लेक टूल लगा दिया, या माइक्रोलिथ टूल्स जो भी उन्होंने बनाए थे वो लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे टूल यूज़ होने लगे थे मेसोलिथिक टाइम तक आते आते, कि पीछे वुडन है और आगे स्टोन का एक पतला सा बना हुआ है जिससे हम किसी भी जानवर को बहुत आराम से मतलब हंटिंग कर सकते थे उनकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं नियोलिथिक पे। नियोलिथिक पीरियड एक न्यू स्टोन एज बोला जाता है, न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक पीरियड को न्यू स्टोन एज बोलते हैं। क्यों बोलते? क्योंकि यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जैसे हमने रागी, वीट, ग्राम्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। मूविंग फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल लाइफ, इसका मतलब ये है, नोमैडिक टू सेटल लाइफ का मतलब ये है कि हम पैलियोलिथिक पीरियड में, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में क्या करते थे? हम एक जगह थोड़ी ना रहते थे, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। ठीक है, कि जैसे हमने कहीं पे जानवर मार के खा लिया, अब ऐसे तो है नहीं कि हम वहीं पे रहेंगे, हम एनिमल को खोजने के लिए दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे मारते थे वहीं पे बैठ के वो खा लेते थे। तो ऐसे ही करते करते वो नोमैडिक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। लेकिन नियोलिथिक पीरियड तक आते आते जो हमारी नोमैडिक लाइफ थी वो सेटल लाइफ में कन्वर्ट होने लगी। ठीक है, अब हम एक जगह पे एग्रीकल्चर करते थे, एक जगह पे हम क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, और वहीं पे ही हमने अपनी एक सेटल लाइफ बना ली थी कि एग्रीकल्चर करेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्लान करेंगे और आराम से एक जगह पर रहेंगे। ठीक है, अब जो व्हील की डिस्कवरी हुई थी मानी जाती है कि नियोलिथिक पीरियड में हुई थी। तो व्हील की डिस्कवरी हुई थी नियोलिथिक पीरियड में, और नियोलिथिक पीरियड में ही हमें फायर का और पॉटरी का पता चला था। नियोलिथिक पीरियड में ही हम डेड बॉडीज का डिस्पोजल करने लगे थे, मतलब कि अच्छे से उनको डिस्पोज करना हमने स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, फिर आते हैं हम चारकोलिथिक पीरियड में। चारकोलिथिक पीरियड को हम बोलते हैं कॉपर एज और ब्रोंज एज। ठीक है, और चारकोलिथिक पीरियड मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ठीक है, चलो अभी इसको छोड़ दो। अभी इतना याद रखो कि चारकोलिथिक पीरियड कॉपर एज को बोला जाता है, ब्रोंज एज को बोला जाता है। ठीक है, और बहुत सारे चारकोलिथिक कल्चर्स हैं, ये याद रखना कि कौन सा कल्चर कहाँ पे है। जैसे आहार बानिस कल्चर कहाँ का है? राजस्थान का। कयाथा कल्चर और मालवा कल्चर कहाँ का है? मध्य प्रदेश की मालवा रीजन का। ठीक है, सवालदा कल्चर कहाँ का है? सवालदा, ये हमारा महाराष्ट्र दायमाबाद का। ऐसे ही जोरवे कल्चर कहाँ का है? महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश का। प्रभास प्लस रंजपुर कल्चर कहाँ का है? गुजरात का। तो ऐसे ही ये सारे कल्चर हमें याद कर लेने, क्योंकि डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, अब ये जितना भी है ये सब घटना चक्र का फैक्चुअल पार्ट है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये घटना चक्र का फैक्चुअल पार्ट है। तो स्टोन एज अभी बताया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको बोलते हैं? पीरियड विदाउट अ डॉक्यूमेंट, जैसे स्टोन एज। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसको बोलते हैं? कि एविडेंस तो है भाई, स्क्रिप्ट है हमारे पास लेकिन डेसिफर्ड नहीं है। इसमें आ गया कॉपर एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में एक हमें रिटन डिस्क्रिप्शन मिला, डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन मिला। ठीक है, और हिस्टोरिक पीरियड कब से स्टार्ट होता है? वैदिक कल्चर से स्टार्ट होता है। स्टोन एज को डिवाइड कर लिया हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक में, मतलब 3 एज में डिवाइड कर लिया। और पैलियोलिथिक पीरियड को हमने लोअर, मिडल, अपर में कर लिया डिवाइड। और ये सब टूल्स जो यूज़ होते थे लोअर, मिडल, अपर एज में। ठीक है, ये सब देख लेना। फिर हमें करना है, जो हमारा चॉपिंग पेबल पीस था वो फर्स्ट ऑब्टेन हुआ फ्रॉम सोन रिवर वैली, जो थी पंजाब पाकिस्तान में। तो चॉपिंग पेबल पीस हमें फर्स्ट ऑब्टेन कहाँ से हुआ था? सोन रिवर वैली से, जो कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान में। फिर फर्स्ट हैंड एक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट हमें कहाँ से मिला? तो ये मिला हमें वड़ा मदुराई और अतीरम पक्कम नियर चेन्नई, तमिलनाडु। तो फर्स्ट हैंड एक्स पीस इक्विपमेंट कहाँ से मिला हमें? वड़ा मदुराई, अतीरम पक्कम नियर चेन्नई। फिर बेलन वैली में रिसर्च हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा अंडर डायरेक्शन ऑफ GR शर्मा। वहाँ पे हमको क्या मिला? वहाँ पे हमको 44 आर्कियोलॉजिकल साइट मिली जो रिलेटेड थी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से। एक बार फिर से कि बेलन वैली में रिसर्च हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने करी थी, और किसकी डायरेक्शन में? GR शर्मा की डायरेक्शन में। हमें बेलन वैली से क्या मिला? 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली जो रिलेटेड थी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से। ठीक है, फिर आ जाता है बोन मेड मदर गॉडेस हमें कहाँ से मिली थी? तो हमें मिली थी लोहंडा नाला रीजन ऑफ बेलन वैली से। ठीक है, याद रखना, बोन मेड मदर गॉडेस हमें कहाँ से मिली थी? मदर गॉडेस जो बोन की बनी हुई थी, वो हमें मिली थी लोहंडा नाला रीजन ऑफ बेलन वैली से। और मैंने ये बता दिया आपको कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो पीपल्स थे वो कैसे थे? नेचुरल थे, कम्प्लीटली डिपेंड थे हंटिंग के ऊपर, फायर का कुछ अता पता नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद अनफैमिलियर थे, फार्मिंग का भी कुछ नहीं पता था पैलियोलिथिक पीरियड तक। अभी देखा ना हमने कि फार्मिंग कब स्टार्ट हुई थी? नियोलिथिक कल्चर में आके फार्मिंग स्टार्ट हुई थी। फायर का पता चला था, व्हील का पता चला था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नियोलिथिक में जाके पता चली थी। फिर आता है एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन। तो अभी बताया कि जो एनिमल्स एविडेंस था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, वो मीजोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और हमें जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, वो मिला हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान में। 2 जगह से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान से। फिर अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ
bones and horns have been found from Mesolithic site महादहा यूपी। मतलब हमें लार्ज नंबर्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स मिले जो बोन और होन से बने हुए थे मेसोलिथिक साइट में। ठीक है, एक मेसोलिथिक साइट थी जहाँ पे हमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स मिले थे मेड अप ऑफ बोन एंड होन्स। वो कौन सी साइट थी? मेसोलिथिक की कौन सी साइट थी? वो थी महादहा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये याद करना है। फिर आ जाता है हमारा एक बुक का नाम है पूर्व तत्व विमर्श। ठीक है, ये बुक का नाम है पूर्व तत्व विमर्श। ये लिखी गई थी डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा। ठीक है, अब ये अभी तो बस इतना याद कर लो कि बुक का नाम था पूर्व तत्व विमर्श। बड़ा जीव अटक जाते हैं इसको बोलते हुए। ठीक है, विमर्श, और इसको लिखा गया था डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। एक दमदमा एक साइट है। ठीक है, वहाँ पे हमको 41 ग्रेव्स मिले हैं जिसमें से 5 डबल बरियल हैं और 1 ट्रिपल बरियल है। ठीक है, तो हमें 41 ग्रेव्स कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं, जहाँ पे 51 डबल बरियल है, 1 ट्रिपल बरियल है। ग्रेव्स विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ मिली है हमें? सराय नहार राय में। ठीक है, मेगालिथ्स की बात करते तो मेगालिथ्स अभी बताया था हमारा बरियल साइट होती है, मतलब बरियल्स मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन इन ग्रेवयार्ड अवे फ्रॉम हैबिटेशन एरिया। मतलब क्या करते थे, जैसे ये ग्रेवयार्ड है और इसके साइड में बड़े बड़े लार्ज स्टोन रख देते थे, इसको ही हमने बोला मेगालिथ माने एक बरियल साइट्स। ठीक है, जो हैबिटेशन एरिया से बहुत ज़्यादा दूर होती थी, मतलब जहाँ लोग रहते उससे बहुत ज़्यादा दूर होती थी। फिर आ गई है फिर से बुक। तो जो बुक थी पूर्व तत्व विमर्श, उसमें क्या लिखा था? उसमें बोला था कि 7 ह्यूमन स्केलेटन वर फाउंड फ्रॉम रॉक शेल्टर। ठीक है, 7 ह्यूमन स्केलेटन एक रॉक शेल्टर से मिले हैं, उसका नाम है लेखाहिया, और ये कहाँ पे है? विंध्या रीजन में। ठीक है, लेखाहिया कहाँ पे है? विंध्या रीजन में। ये हो गया। फिर आता है हमारा रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। ठीक है, तो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड है रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। अभी पढ़ा था भीमबेटका मध्य प्रदेश में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रेजन डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या होता है? रॉक्स आर्ट भीमबेटका इंक्लूड इन दी वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। ठीक है, जो रॉक आर्ट है भीमबेटका की, वो हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिए यूनेस्को की। ठीक है, फिर आता है ग्रेन्स। तो फर्स्ट एवर प्रोड्यूस इन न्यूलिथिक एज। अभी हमने पढ़ा था कि न्यूलिथिक में हम एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो वो ये कि सबसे पहले जो ग्रेन्स हमें प्रोड्यूस करे थे वो न्यूलिथिक पीरियड में करे थे। फिर आ जाता है खोल दिहवा एंड मेहरगढ़। यहाँ पे हमको, ये एक न्यूलिथिक साइट है और यहाँ पे हमको क्लियर एविडेंस मिला था राइस का और वीट का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब जो खोल दिया हुआ है वहाँ पे हमको राइस मिला था, मेहरगढ़ में हमको वीट के एविडेंस मिले थे। ठीक है, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम लहोरा देवा साइट इन यूपी। मतलब इसमें बोला गया है कि जो अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर के इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो कहाँ पाए गए हैं? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च लहोरा देवा साइट, उत्तर प्रदेश की लहोरा देवा साइट है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस नियर बैंक ऑफ द रिवर बेलन डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। ठीक है, तो हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कहाँ पे मिला है? रिवर बेलन पे,
मतलब बेलन रिवर पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में मतलब बेलन रिवर है, उसके बैंक पर हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइज मिला था। फिर आ जाता है जो कल्चरल रिमेन्स मिले हैं हमें फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो मिले हैं हमें मेहरगढ़ से। मतलब कल्चरल रिमेन स्टोन एज से लेकर हमें हड़प्पन कल्चर के, स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कल्चरल रिमेन्स मिले हैं वो हमें मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है। कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट एक्सकवेशन ऑफ बुरज़ाहोम साइट। तो फर्स्ट एक्सकवेशन ऑफ बुरज़ाहोम साइट किसने किया था? तो वो किया था हेलमट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमस पैटरसन ने। ठीक है, फर्स्ट एक्सकवेशन बुरज़ाहोम साइट का किसने किया था? हेलमट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमसन पैटरसन ने। ठीक है, अब हम पीपल ऑफ जॉर्वे कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे पीपल थे जॉर्वे कल्चर के, वो रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे। वो बिलीव करते थे कि मरने के बाद एक अलग ही दुनिया होती है, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ। दी बरी, और वो जो अगर कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में उसको बरी करते थे। मतलब जो नॉर्थ में उनका हेड रखा जाता था और जो लेग्स होते थे वो साउथ की तरफ डायरेक्शन में होते थे। ठीक है, और ये हमें जो जॉर्वे कल्चर की जो साइट्स मिलती है वो मिलती है हमें दाइमाबाद में, इनाम गांव में, चंडोली में और नेवासा में। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम ऐश माउंट पर। टिल्ले जो होते हैं ना, माउंट मतलब टिला होता है, ऐश माउंट। तो ऐश माउंट नियोलिथिक साइट में मिले हमें, कहाँ पर? संगनाकल्लू में। ठीक है, संगनाकल्लू कर्नाटका में हमें ऐश माउंट मिला था। और ऐश माउंट ऐसा नहीं है केवल कर्नाटका में ही मिला, हमें ऐश माउंट पिकली हिल पे भी मिला और उतनूर पे भी मिला। तो अब ये जो एग्जामिनर के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐश माउंट अगर पिकली हिल उतनूर आया तो ये दोनों लगाने, अगर फिर ये कल्लू वाला आया संगनाकल्लू कर्नाटका तो ये लगाना है। ठीक है, फर्स्ट अब हमने ये पढ़ लिया ना कि सबसे पहली बार जो फायर का यूज़ हुआ था वो न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था। फर्स्ट मेटल यूज़ जो हमने किया था वो कॉपर था, और कॉपर एज मतलब चारकोलिथिक एज को हम क्या बोलते हैं? कॉपर एज। ठीक है, तो फर्स्ट मेटल यूज़ कौन सा हुआ था? सबसे पहला मेटल जो यूज़ हुआ था वो हुआ था कॉपर। ठीक है, कॉपर एज को हम क्या बोलते हैं? चारकोलिथिक एज। फिर बात कर लेते हैं हम ओकर कलर पोइट्री के बारे में। तो ओकर कलर पोइट्री पोरस करेक्टर होता है इसका, वॉर्न आउट एट द एजेस। ठीक है, एविडेंस कहाँ पे मिला है हमें ओकर कलर पोइट्री का? अतरंजी खेड़ा में और हस्तिनापुर में, दो जगह हमें ओकर कलर पोइट्री के एविडेंस मिले, अतरंजी खेड़ा एंड हस्तिनापुर। फिर आ गया हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसकी मिनिस्ट्री में आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? अलेक्जेंडर च्विनिंगम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, केवल आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब अलेक्जेंडर च्विनिंगम इसके डायरेक्टर जनरल थे तो ये सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी ये उस टाइम पे। ठीक है, फिर बाद में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनी, सेंट्रल अथॉरिटी बनी, तो इसके फर्स्ट डायरेक्टर बने जॉन मार्शल। ठीक है, फिर आ गया हमारा नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड को
अब बोला जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में। जो हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुटे हैं वो फादर हैं इंडियन प्री हिस्ट्री के, और ये केवल जियोलॉजिस्ट नहीं है, ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो हमारे जो रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे वो हमारे फादर थे इंडियन प्री हिस्टोरिक के, जो हमारे जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। फिर आ जाते हैं हमारा जो 3 एज सिस्टम था, स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। ये 3 एज सिस्टम दिया गया था थॉमसन के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना क्वेश्चन में है कि 3 एज सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, तो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। फिर आता है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव। तो हमें 3 ह्यूमन स्केलेटन सिंगल ग्रेव्स में कहाँ पे मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें दमदमा में। ठीक है, फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन हमें कहाँ पे मिला है, हमें मिला है नर्मदा वैली में। ये हो गया। फिर आता है हमारा फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन। तो फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन था हमारा बार्ले, हमने सबसे पहले बार्ले यूज़ किया था। फिर उसके बाद आ जाता है आहार सिविलाइजेशन। तो आहार सिविलाइजेशन बिलोंग टू चारकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है आहार सिविलाइजेशन। यहाँ पे ये फ्लोरिश हुआ था, देखो ये बिलोंग करता है चारकोलिथिक पीरियड से, ये फ्लोरिश हुआ था अराउंड मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में। ठीक है, और आहार कल्चर में हमें राइस के बारे में पता था। तो क्वेश्चन में बना के बहुत बार दिया है कि आहार कल्चर में हमें राइस के बारे में नहीं पता था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, हमें राइस के बारे में पता था। ठीक है, और आहार कल्चर में यूज़ ऑफ कॉपर टूल्स प्लस कॉपर स्मेल्टिंग एविडेंस प्रेजेंट थे। मतलब आहार कल्चर में हम कॉपर टूल तो यूज़ करते ही थे, हम कॉपर को पिघला के भी बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई है। कॉपर स्मेल्टिंग मतलब कॉपर को पिघला के कुछ और चीज़ें बनाना, अलग अलग टूल्स को बनाना। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नवदा टोली एक्सकवेशन। तो नवदा टोली को एक्सकवेट किया गया था HD संखालिया के द्वारा। HD संखालिया के द्वारा नवदा टोली एक्सकवेशन एक साइट है। ठीक है, और इस साइट पे हमको किस चीज़ का एविडेंस मिला है, हमें एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब हमें यहाँ पे राउंड एंड रेक्टेंगुलर रहने की जगह मिली है। कहाँ पे, नवदा टोली में। और नवदा टोली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और इसको किसने एक्सकवेट किया था, HD संखालिया ने। फिर आ जाती है केव्स। जो केव्स है भीमबेटका की, वो सिचुएटेड है अब्दुल्लागंज रीजन में। ठीक है, और जो भीमबेटका ये किसने डिस्कवर किया था, भीमबेटका डिस्कवर किया था डॉक्टर विष्णु और S वाकंकर के द्वारा, ठीक है, S वाकंकर और डॉक्टर विष्णु के द्वारा भीमबेटका केव्स को मतलब डिस्कवर किया गया था। फिर आ जाता है स्केलेटन ऑफ डॉग्स अलोंग विथ ह्यूमन स्केलेटन। मतलब हमें एक साइट है, वहाँ पे ह्यूमन का स्केलेटन और डॉग का स्केलेटन साथ साथ मिला है। तो हम वो कहाँ पे मिला है, हमें बुर्जा होम में। और बुर्जा होम इज़ फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो अच्छे से पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेना, और जो भी डाउट हो और लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, हम बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे दोनों बुक से, तो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। ठीक है, ओके, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।